90% बिजनेस ओनर सक्सेसफुल नहीं है। क्यों वो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं और आज 2026 में क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या गलतियां वो करते हैं। 90% नहीं है, 99%। ओह सिर्फ 1% एमएसएमई 100 करोड़ पार कर पाए। तो मुंबई में अगर कोई एक रिटेल की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की ज्वेलरी की है, वो अपना मोट कैसे बनाए, वो अपनी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कैसे बनाए। हमने एक कपड़े की दुकान वाले को बॉम्बे में कोच किया। आज वो 500 करोड़ की टर्नओवर पे, अपना ब्रांड है अच्छा सा, और साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल है। 7 स्टोर खोल लिए इंडिया भर में बड़े बड़े, और उसके अलावा ऑनलाइन पूरे दुनिया की एनआरआई पॉपुलेशन को इंडियन लहंगा साड़ी सूट पहना रहे हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 22-23 साल का है, जस्ट अभी अपना करियर चालू कर रहा है, लेट्स से किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करे। दो चीजें, या तो वो बिजनेसेस में जाओ जो आज इंडिया में ऐसा हाल है, 90% लोगों को पहले बिजनेस की जगह पर जॉब करना चाहिए। क्यों जॉब करना चाहिए? सीखने के लिए। जॉब करना इतना खूबसूरत है, ये आपको पैसे भी दे रहा है और सिखा भी रहे हैं। जिस इंडस्ट्री में जाना है भाई उसमें काम कर लो। आज सचिन और बिनी बंसल अमेजॉन से सीख के आए ना, फ्लिपकार्ट। नारायण मूर्ति वगैरह पति कंप्यूटर में नौकरी करते थे तो टेक्नोलॉजी फील्ड में आए। सबसे शॉर्टकट ये 2 साल का ही काम। ज्यादातर बिजनेस ओनर सिर्फ अपना घर रोटी चलाने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ बस मैक्सिमम क्या गलतियां हो रही है, क्या ये आईपीओ, क्या उनका एक ड्रीम होना चाहिए, कैसे वो गोल सेट करें। आईपीओ एक सो गाइज वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के डिस्कशन में हम बिजनेस ओनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज बहुत सारे लोगों को चिंता है कि भाई एआई आ रहा है, एआई आने से हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे बिजनेस में फ्यूचर में क्लाइंट आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। बस यही सारी चीज़ों के ऊपर मैं जब भी रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक ऐसे पर्सन के बारे में पता चला जिन्होंने एसएमई बिजनेस ओनर्स को अब तक हज़ारों लाखों लोगों को गाइड किया है, कितने सारे लोगों को आईपीओ लेवल तक लेके जाने में मदद की है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे गाइड करने के लिए इनसे बेहतर कोई पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, तो इसीलिए स्पेशल रिक्वेस्ट किया और आज वो हमारे स्टूडियो पे आए हैं। लेट अस वेलकम सुरेश मंचरामानी सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट। मोस्ट वेलकम। एंड मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके शो में आने से। एब्सोल्युटली सर, टाइम से देख रहा था, हमारा मिलने का बन भी रहा था, आज बन गया, 1 साल लग गया। एब्सोल्युटली ठीक है, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता ही है। हाँ, और वो हमारे लिए, हमारे यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में मानते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैंने आपका नाम वो मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा हुआ था कि भाई आप यहाँ पर आने चाहिए। और आज स्पेशली जैसे ही आपका फ़ोन आया, मैं बोला यार बाकी सारी चीज़ें बाद में, पहले आपसे मिलने का मौका मिल रहा है तो वो करेंगे। सर, हमारे पॉडकास्ट का आज का थीम है, हम ये रखेंगे बिजनेस ओनर्स। आज की तारीख में इंडिया में देर आर मैं जब भी रिसर्च कर रहा था पता चला कि 6 करोड़ 70 लाख या 6 करोड़ 30 लाख समथिंग कुछ ऐसे में बिजनेस ओनर्स है पूरे इंडिया में। लेकिन फिर भी उसमें से 90% बिजनेस ओनर सक्सेसफुल नहीं है। कहीं ना कहीं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल, समझो एक कैप लिमिट पे आके अटक जाते हैं। तो मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्यों वो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं और आज 2026 में क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या गलतियां वो करते हैं। इन सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला तो एक चीज़ छोटी सी करेक्ट कर दूं, 90% नहीं है, 99%। ओह सिर्फ 1% एमएसएमई 100 करोड़ पार कर पाते हैं इंडिया में। दुनिया में 3% है, जिसको डॉलर में बोले तो $15 मिलियन। हमारे देश में सिर्फ 1% है। अगर आप सिर्फ देखोगे कि जो आईपीओ ला पाए हैं सिर्फ 1300 कंपनियां 6.5 करोड़ में, तो आप लगा सकते हो कि 1 करोड़ से भी कम वाले ही हो गए। एब्सोल्युटली तो काफ़ी कम परसेंटेज है। करेक्ट और दिक्कत है बड़ी। ये अटके हुए बहुत बुरी तरह एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिसपे छटपटा तो रहे हैं, लेकिन निकलना कैसे इनको मालूम नहीं पता है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी कुछ बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो जैसे अभी आपने एक टॉपिक बताया कि आईपीओ में इतने कम परसेंटेज आए हैं। पहला तो मेरा यही होता है कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है कि भाई मुझे जाना कहाँ है। आईपीओ एक आपने बता दिया कि चलो आईपीओ लाओ तो आप सक्सेसफुल हो, तो आप अपने बिजनेस को कुछ नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर पाए हो, या तो अभी आपने बताया 100 CR। ज़्यादातर बिजनेस ओनर सिर्फ अपना घर रोटी चलाने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ बस मैक्सिमम। तो क्या गलतियां हो रही है, क्या ये आईपीओ, क्या उनका एक ड्रीम होना चाहिए, कैसे वो गोल सेट करें। आईपीओ एक अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं, करो या ना करो अच्छा है। बहुत लोग डरते हैं शेयर अपने देने पड़ेंगे, कंप्लायंस बढ़ जाएगी, सेबी एक हवा खा जाएगी हमको, शेयर होल्डर एक हवा खा जाएंगे। उसको साइड में करो, बिजनेस तो बढ़ाओ। करेक्ट। देखो, जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है एक ड्रीम होता है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दूंगा, वेल्थ क्रिएशन करूंगा फैमिली के लिए, एक ड्रीम हाउस होएगा, ड्रीम कार होएगी, जो भी लोगों की एस्पिरेशन है। करेक्ट। बिजनेस इसीलिए आदमी करता है। और फिर खुद का बॉस रहूँगा, मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए वो लोग नौकरी नहीं करके या नौकरी करके फिर बिजनेस करते हैं। तो भैया वो तो कर लो, करेक्ट, स्केल तो कर लो, प्रॉफिट तो अच्छा कमा लो, जायदाद तो बना लो, पैसा तो बना लो यार। सपना आईपीओ रहता फिर है। उसकी मल्टीप्लिकेशन है, तो बेच तो पकड़ो, वहीं मार खा रहे हैं, सोच ही नहीं है, बहुत परेशानी में है। हाँ। समझ नहीं आ रहा करें क्या, वही फायर फाइटिंग सुबह से चलते हैं रात तक। मतलब कोई फर्क नहीं है आज एक एमएसएमई और मजदूर में। मजदूर फिर भी सुखी है, करेक्ट, उसको पता तो है शाम को मेरी दिहाड़ी 200 500 1000 कमा के मैं जाके एक क्वार्टर लूंगा, पीऊंगा, सो जाऊंगा, छुट्टी हो गई मेरी। बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है। एमएसएमई को तो नींद ही नहीं आ रही टेंशन में, वही बैंक का पैसा देना है, इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है, स्टाफ का देना है, स्टाफ ब्लैकमेल कर रहा है, ग्राहक ब्लैकमेल कर रहा है, उधारी तो चढ़ी हुई है मार्केट में, लोन पे लोन बढ़ते जा रहे हैं, बेइंतहा समस्या है। ट्रू ट्रू ट्रू। स्टार्ट किया था तभी वो सपने देख के स्टार्ट किया था, लेकिन अभी वो गोल 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 चक्कर में उलझ कहीं ना कहीं गए फंस जी। गए हैं। हाँ, बहुत भारी उलझ गए। एब्सोल्युटली। तो कहाँ गलती करते, कौन सी ऐसी 2 या 3 मेजर गलतियाँ आपने देखी है? क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस ओनर का यही सीन है जो आपने बताया कि चालू कर लेंगे, बाद में पता ही नहीं कहाँ जाना है, वही गोल 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 घूमते रहेंगे। तो मेजरली क्या क्या 2-3 गलतियाँ, मैं आपसे इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इतने ज़्यादा लोगों को गाइड किया है, कंसल्ट किया है, तो क्या ऐसे कॉमन फैक्टर्स आपको दिखे हैं? पहला सोच ही नहीं बढ़ी। हम्म, देखो, मैं विरल एक चीज़ की गारंटी लिख के स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ कि छोटा सोचोगे बड़ा कभी होएगा नहीं। अगर आपकी सोच ये है कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जो गाना चलता था, हाँ, दुखी ज़माने के गाने जो होते थे कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, वो जिसकी सोच है कि भाई खर्चा पानी निकल जाए, तो उसका ज़िंदगी भर भाई खर्चा पानी ही निकलेगा। यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। ट्रू ट्रू। जब हम कहते हैं हमारी सोच ही 10 करोड़ या 5 करोड़ की है, तो 100 कहाँ से आएगा? तुम टमाटर लेने जाओ, अगला मांग ही 50 रुपये रहा है, तुम थोड़ी 100 दे आओगे? तो जब आप सोच ही 10 करोड़ रहे हो, 5 करोड़ रहे हो, तो 100 तो भूल जाओ। फिर आता है डिफरेंशिएटर नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मतलब कमोडिटाइज बिजनेस, सब वही का वही, जो बाजू वाला कर रहा है मैं भी वही कर रहा सब वही कर रहे हैं। अरे कैसे मेरे कपड़े तेरे को थोड़ी फिट आएंगे, तेरे मेरे को थोड़ा। सही है। भगवान ने हमें यूनिक बनाया, एक सुरेश वंशारवानी, एक विरल है, ना दूसरा होगा, ना था, ना है। तो धंधा क्यों हम किसी कॉपी कर रहे हैं यार? कोई डिफरेंशिएटर नहीं है। और जब डिफरेंशिएटर नहीं है तो ना प्राइस मिलेगा, ना पेमेंट मिलेगा, ना ग्रोथ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा हो। और जब भीड़ का हिस्सा हो तो भीड़ जैसा ही बिहेवियर मिलेगा, क्योंकि ग्राहक के लिए आप यू आर नॉट द ओनली चॉइस। वो आपसे प्राइस पूछेगा, दूसरे सस्ता मिल रहा है, उधर चला गया, आप गए। करेक्ट। आपसे 60 दिन का उधार मांगेगा, आप नहीं दे रहे हो, दूसरा दे देगा। आपसे 90 दिन का मांग रहा है तो दूसरा दे देगा। तो यू आर नॉट द ओनली चॉइस, एंड इफ़ यू आर नॉट द ओनली चॉइस, आप कभी धंधे में कामयाब और अपनी पहचान बना ही नहीं सकते। आज आप फिल्म इंडस्ट्री ले लो, बॉम्बे में 40,000 से ज़्यादा एक्टर हैं, 100 करोड़ कितने कर रहे होंगे? उंगलियों में नहीं गिन सकते। एब्सोल्युटली। बाकी 2 वक्त की रोटी नहीं ठीक से निकाल पा रहे। तो कोई डिफरेंशिएटर नहीं है ना, कोई उन्होंने अपने क्राफ्ट पे, अपनी एक्टिंग पे कोई काम नहीं किया उतना शिद्दत के साथ लग के, कि वो एक अपनी अलग पहचान, अपना एक अलग स्टाइल बना पाए। करेक्ट तो पहला तो अपना अलग पहचान तो बनाओ यार। करेक्ट। पीपल शुड नो यू कि इसके पास जाऊंगा तो ये अलग है बंदा, ये औरों से बेहतर है, मुझे औरों से बेहतर वैल्यू। फिर वहाँ प्राइस भी नहीं पूछता कोई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। वो आप पोजीशनिंग आपका अलग सोचिए, होना आप अपने चाहिए। बिजनेस में कितने लोग को एडवांस पैसा देते हैं, वो मांगा देते हैं, शायद आप लेते भी हो आपके काम में। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमने तो नहीं किसी को आज तक उधार दिया कि कोई जी आप कोचिंग के पैसे मेरे से 2 साल में ले लेना या 6 महीने में ले लेना, पहले दो तो फिर बात करेंगे। सही है। हर जगह आईपीओ में जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहता है पहले फीस दो तो करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो यू हैव टू बी द ओनली चॉइस, और उसको बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। वो ये नहीं समझते और ना सीखना चाहते हैं। करेक्ट। सर कैसे कर सके, अगर कुछ ऐसे रिटेलर्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसे हम एग्जांपल लेके मान के चलते कि चलो मुंबई में अगर कोई एक रिटेल की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की ज्वेलरी की है, वो अपना मोट कैसे बनाए, वो अपनी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कैसे बनाए? ब्रांड। हमने एक कपड़े की दुकान वाले को बॉम्बे में कोच किया, आज वो 500 करोड़ की टर्नओवर पे है। अपना ब्रांड है अच्छा सा, और साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल है, 7 स्टोर खोल लिए इंडिया भर में बड़े बड़े, और उसके अलावा ऑनलाइन पूरे दुनिया की एनआरआई पॉपुलेशन को इंडियन लहंगा साड़ी सूट पहना रहे। वो यहाँ से बैठे हुए 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। अभी 200 करोड़ का उनको फंडिंग भी मिला एक बहुत बड़े वीसी से। कपड़े का दुकान, डिफरेंशिएटर किया, रॉकेट लग गया। मतलब अगर मैं खाली वही सोचूंगा कि मैं कपड़े बेच रहा हूँ, कपड़े के अंदर खाली इतना % मार्जिन है, यहाँ से ले रहा हूँ वहाँ बेच रहा हूँ, तो उसमें नहीं चलेगा। उनका ऐसा ही था, कपड़ा इम्पोर्ट करते थे, बुटीक्स को देते थे, उन्होंने कहा यार हम 5% कमा रहे हैं और ये वो कपड़े को लगा के 2,000 रुपये का कपड़ा लगा के 20,000 का बेच रहा है, तो हम ये क्यों ना करें। करेक्ट। वैल्यू एडिशन। फिर वो आए हमारे पास,
तो क्या मेंटर की भी तो रोल है। आज अर्जुन युद्ध थोड़ी जीतता बगैर भगवान कृष्ण के। तो वो आदमी को समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में देखिए 3 सीखने के तरीके हैं। पहला है खुद धक्के खा के सीख लो, MBA से सीख लो जो आज बेकार हो चुका है। पहले MBA से चलो सीख लेते थे लोग, पढ़े लिखे आके धंधा कर लेते, आज MBA बेकार हो गया यही के ज़माने में। अब खुद धक्के खा के सीखो 10 साल नुकसान करके, या जो वो राह चल चुका उससे सीखो। सबसे सस्ता ये है और वही लोगों को सबसे महंगा लगता है। इंटीरियर में पैसा लगेगा, गाड़ी के लोन पे लगेगा, शादी में 50 लाख लगेगा, लेकिन 2-4 लाख रुपए किसी मेंटर को फीस दे के नहीं सीखना है। करेक्ट। यहाँ पे ब्लॉक आ जाता है कि नहीं भैया हमें सब आता, हमें कौन सिखा सकता है। सो दे डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट। आपको अगर एवरेज पे चढ़ना है तो जो एवरेज पे चढ़ा हुआ होगा उससे सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में मर सकते हो। एब्सोल्युटली। हाँ, उन लोगों को हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं माइंडसेट वो हो जाता है ना कि अगर मैं 20,000 रुपया सैलरी किसी को दे रहा हूँ तो 20,000 के सामने उसने क्या काम किया वो देखते हैं। आज किसी मेंटर को अगर वो 2 लाख 4 लाख देंगे तो सोचेंगे कि नहीं यार क्या किया उन्होंने, खाली एक बार मेरे से फ़ोन पे बात तो कर ली। अरे एक बार नहीं होती है, जैसे हैंड होल्डिंग। यार मेंटर आपके साथ है, राइट, लेकिन वो आपका सारथी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। समझ के चलिए ना, वो एक चीज़ वो ऐसी बता देंगे जिससे आपका टर्नओवर 10 गुना बढ़ जाएगा, वो कभी देखेंगे नहीं। और ऐसी एक चीज़ कई होती है। मैं तो देखता हूँ ना रोज़, मेरे को फ़ोन आता रात को 11 बजे, सर यहाँ फंस गए, सर ये 5 करोड़ का लोन ले लो। अरे मैं कहा अर्थी उठ जाएगी, क्यों ले रहे हो लोन यार, इस तरीके से पैसा रेज कर लो। प्राइवेट प्लेसमेंट आज किसी को नहीं मार्केट में मालूम है, मैंने कितने लोगों से बगैर ब्याज का पैसा रेज कराया। तो एक अच्छे मेंटर के पास जाने में, जिसके पास तजुर्बा हो उस काम को करने का, जिसने खुद किया हो, वो ढूंढो और जाना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर अभी आपने जैसे बताया कि कोई रिटेल की दुकान है, उसने अपनी कंपनी का ब्रांड बना लिया, मुझे जस्ट खाली थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चलो हमारे में से कोई अगर बिज़नेस चालू करना सोच रहा है कि मैं भी चलो कुछ नया शॉप चालू करूँ, शोरूम चालू करूँ, कोई रिटेल के बिज़नेस में आऊँ, तो मुझे अपनी कंपनी का ब्रांड कैसे बनाना, क्या स्टेजेस होते हैं, किस तरीके से पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, थोड़ा तो कपड़े की बात करते हैं। आपके डिज़ाइन थोड़े यूनिक होने चाहिए। देखिए आज हर लेडी वो अगर पार्टी में जाती है और उसको अगर वही पहनी हुई 4 और दिख गई तो उसका दिन खराब हो गया। करेक्ट। तो लोगों को चाहिए कि मैं सबसे अलग हूँ और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले, भाई ये कहाँ से बनवाया, बहुत अच्छा दिख रहा है। एवरी लेडी वॉन्ट्स, हम लोग भी अगर कोई कपड़ा पहन रहे हैं और हमें कॉम्प्लीमेंट मिले तो हमारा कुछ अलग हो गई पहचान। ठीक है ना, तो ज्वेलरी हो गया, कपड़े हो गए, एवरी वुमेन वांट कि मैं कुछ अलग दिखूँ। तो वो दुकानदार का फ़र्ज़ है कि अपनी डिज़ाइनिंग पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, या तो खुद सीखा है डिज़ाइनर रखो, करेक्ट, या फिर और रिसर्च करो। मतलब सीखने का हिस्सा है कि रिसर्च करो दुनिया के बड़े बड़े डिज़ाइनर्स का, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो और वहाँ पर चेंज तो कर दो बाज़ार से कि भाई इसके डिज़ाइन कुछ अलग होते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि अभी कोई मान लीजिए बड़ा डिज़ाइनर है, पोजीशनिंग कि बड़ा डिज़ाइनर है, वो 4 लाख रुपए की चीज़ के ले रहा है, और वही आप लहंगा या वही सूट आप 50,000 40,000 में बना दोगे, वैसा ही काम हो जाता है। ब्रांड कुछ भी चार्ज करते बंदे का, वो एक बेल्ट में पीछे लेने गया लाख रुपए की बेल्ट। अब मैं कहा यार 500 रुपये की बेल्ट ये लाख रुपए कैसे बेच ले रहा है ब्रांड। मैं तो वाइफ को बोल रहा था ये ऐसा है, सामने लिख लेते हैं ब्रांड की 5 लाख 4 लाख और एक डांट फेंकते हैं, जहाँ लग गया चलो इसकी प्राइस ये लगा दो। देते लोग। लुई वुइटन ने 10,000 के बैग के 5 लाख 10 लाख ले लेता है। करेक्ट। तो ब्रांड को पावर है। तो आप थोड़ा सा शुरुआत में हैं अगर, तो ब्रांड से इंस्पिरेशन लेके, तो डिक्टो कॉपी नहीं करिए लेकिन इंस्पिरेशन लीजिए उससे, और वैसी चीज़ एक पोजीशनिंग करके 10-20 हज़ार वाले से प्रीमियम ले लो, 50,000 40,000 में बेच लो। फिर आता है एक ब्रांड एम्बेसडर। अब उसमें 2 तरीके हैं, या तो खुद बन जाओ फेस ऑफ द ब्रांड, असली मसाले सच सच MDH, लाला जी आखिरी तक फेस बने रहे, या फिर कोई टीवी एक्टर बॉलीवुड 4 लाख 5 लाख 6 लाख उस लेवल के रेंज में। मैं ज़्यादा अभी नहीं कहता महंगा कि आप 3-4 करोड़ रुपए वाला एक्टर ले लो, लेकिन बॉलीवुड को सब जानता है। तो एक ब्रांड एम्बेसडर ले लो, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है। बहुतों की मैंने देखा है काम एकदम से 2 करोड़ से 20 करोड़ हो गया करते हुए। तो एक ब्रांड एम्बेसडर ले लो, पर खुद बनने से अच्छा कुछ नहीं। यू बिकम द इन्फ्लुएंसर। आज हम सबके सामने अपॉर्चुनिटी सेम है। मैं अपने ब्रांड का फेस हूँ, 2.5 मिलियन इंस्टाग्राम, 1 मिलियन यूट्यूब, 2 लाख फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत सारा ऑर्गेनिक काम आता है क्योंकि मैं अपना फेस हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इन्फ्लुएंसर की। ऐसे कई लोग मैंने देखे जो अपने प्रोडक्ट के फेस बन जाते हैं। तो आप बनिए, चलो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 साल, तब तक थोड़ा पैसा खर्च कर लो। तो यहाँ से आपकी एक ब्रांडिंग की जर्नी शुरू होती है। उसके बाद आपकी कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी, वो चीज़ें तो करनी है, उनमें तो कोई नॉन नेगोशिएबल है। करेक्ट। लेकिन वो होंगी और ये नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए ये कर लोगे तो आपकी बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर एक अलग पहचान बन जाएगी
एक मिडिल लेवल ब्रांड बन जाओगे, देन आपकी चॉइस है कि आप और प्रीमियम में कैसे जाओ। वो एक लंबी जर्नी है। Correct. देन यू बिकम कैल्विन क्लाइन और लुई वतन और वर्साचे ऑफ द वर्ल्ड। इज अनदर 10-15 ईयर्स जर्नी। एब्सोल्युटली। आज इंडिया में ऐसा हाल है कि हर 3 में से 2 बंदा ऐसा बोल रहा है कि यार मुझे भी कोई बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस खड़ा करना है। लेकिन आज के आपके बारे में मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, तभी आपने कोई एक पॉडकास्ट में या कहीं पर तो बताया था कि 90% लोगों को पहले बिजनेस की जगह पर जॉब करना चाहिए। क्यों जॉब करना चाहिए? सीखने के लिए। मैंने 2 साल गारमेंट एक्सपोर्ट में जॉब की, काम शुरू किया तो मुझे कोई थोड़ी तकलीफ आई कि सिलाई सीधी कैसे लगती है, टाके कितने होने चाहिए, 1 इंच में 12 टाके होने चाहिए कि 6 होने चाहिए, कपड़े की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैमरिक पॉपलिन में क्या फ़र्क होता है चाहिए, तो मुझे पता थी। टीम बन गई 1 मिनट में, भाई धोबी क्या चाहिए, सिलाई वाले कारीगर चाहिए, मास्टर चाहिए, कनेक्ट बन गए। तो ग्राहक भी पता थे कहाँ जाना है। अमेरिका इस बिल्डिंग में सारे ग्राहक है, 1407 ब्रॉडवे में चला गया, ग्राहक मिल गए। तो देखिए, जॉब करना इतना खूबसूरत है, कोई आपको पैसे भी दे रहा है और सिखा भी रहा है। जिस इंडस्ट्री में जाना है भाई उसमें काम कर लो। आज सचिन और बिनी बंसल अमेजॉन से सीख के आए ना, फ्लिपकार्ट। ट्रू। अमेजॉन नौकरी करते थे, नारायण मूर्ति वगैरह पत्नी कंप्यूटर में नौकरी करते थे, तो टेक्नोलॉजी फील्ड में आए। तो सबसे शॉर्टकट ये 2 साल का ही काम कर लो यार। जो MBA में बर्बाद किया टाइम, उसके बजाय यहाँ कर लो, सीख लो उस काम को और उसी लाइन में काम करो। अपना ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो ट्रैवल में घुसो, रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट है तो रेस्टोरेंट में काम करो। शेफ़ को कैसे संभालना है, स्टाफ को कैसे संभालना है, ग्राहक को कैसे संभालना है, म्यूनसिपालिटी हेल्थ इंस्पेक्टर को कैसे संभालना है, सारी चीज़ें आप सीख लोगे वहाँ पर 2 साल, तो जर्नी आसान हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही रहता है। मतलब जो मैं तो कॉलेज स्टूडेंट से भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो बहुत लोगों के दिमाग में यही रहता है कि भाई कॉलेज कंप्लीट हुआ ना, अभी नहीं आ रही है, जॉब वॉब नहीं करना है, कौन 20-25-30 हज़ार कमाएगा, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है, जिस इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, पहले वो इंडस्ट्री की जॉब करो, 1 साल 2 साल 3 साल सीखो। बिल्कुल, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कॉलेज में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता आपको। वो वहाँ पर ही आपको सीखने को, खुद करोगे लाखों का नुकसान करके तब सीखोगे। जिसका चला हुआ है आजाक सीख लो। करेक्ट। क्यों अपना नुकसान करते हो? और बहुत लोग करते हैं नुकसान। वो भी आते गलतियाँ करके ही रेस्टोरेंट खोल लिया, 6 महीने में बंद हो गया। भाई क्यों खोल लिया, तेरे को आता था? नहीं यार, जाता था, देखता था, वहाँ भीड़ लगी, कैश का धंधा है, मैं उस पर कर लिया। सीख तो लेता है यार, रेस्टोरेंट चलाना कैसे तेरे को? ट्रू। बाहर से देखने में सब अच्छा लगता है। सब लगता है बार लगी कैश का धंधा यार, इसके ग्राहकों की लाइन लगी है, तो रोज का 50,000 का गल्ला संभाल के चल रहा है, उसमें 25,000 कमा रहा है, तो बड़ा इजी धंधा है यार, कर लो। और कईयों को बिरयानी अच्छी बनाने आती, लोग यार तुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, खोल लेते। अबे बिरयानी बनाना धंधा करना अलग अलग चीज़ है। सो ट्रू, एब्सोल्युटली सर। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना चाहिए 100%। और आपने अपने स्टोरी में भी बताया सर, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कुछ स्टोरी आपकी पता है। आपने पहले कुछ एक्सपोर्ट्स में, गारमेंट इंडस्ट्री में थे, फिर IPO में कुछ आपने कोई ये कंपनी स्टार्ट की, IPO लेके आए, आज तजुर्बा, इतना अच्छा ब्रांड चल रहा है। मुझे थोड़ा सा आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानना है, क्योंकि ऑडियंस को भी एक पता चलना चाहिए कि अगले 1-1.5 घंटे वो जिनको सुनने वाले वो हैं कौन। देखो, बहुत क्या हुआ कि पार्टीशन में उल्लासनगर बॉम्बे के 100 किलोमीटर दूर फेंक दिए गए रिफ्यूज़ी, उनमें से अब भी एक थे। तो जहाँ पे आर्मी बैरक जो अबेंडन होते हैं, बैरक माना बैरक, ना उसमें कोई किचन, ना कोई बेडरूम, ना कोई टॉयलेट, बस रहो इसमें 6 बंदे हो 10 बंदे हो, एक ही बैरक में रहो। वहाँ सरकार से हमें लाल रंग का एक गेहूँ मिलेगा, वो अपना खाओ, थोड़ा बहुत खाना मिल गया, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें काम कहाँ करना है। तो वहाँ से शुरुआत होके फिर डैड ने बॉम्बे में नौकरी करी और हम लोग उल्लासनगर रहे कुछ टाइम, टेंट वाले फटे पुराने स्कूलों में, पेड़ों के नीचे वहाँ पढ़े, हिंदी मीडियम ज़्यादातर, अंग्रेज़ी सीखी नहीं कई साल तक, बड़े कॉम्प्लेक्स के साथ पढ़े हुए। तो वही फिर ग्रेजुएशन के बाद हम दिल्ली आ गए बीच में हम लोग, तो एक गारमेंट एक्सपोर्टर की नौकरी कर ली। तो अब वो सनशाइन बिजनेस था, दैट इंस्पायर्ड मी लॉट। मैं कहा यार मेरा बॉस 20 मशीन लगा के, आज टोयोटा चला रहा हूँ, तो गाड़ी इम्पोर्टेड आती थी या नहीं बनती थी, Fiat एम्बेसडर थी। मैं कहा ये 20 मशीन एक कमरे में लगा के यार आज इतना बड़ा इसका व्यापार हो गया। लंदन में ऑफिस है, पेरिस में ऑफिस है, अमेरिका में ऑफिस है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहा है, बड़ी सी फैक्ट्री है इसकी। तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन आ गई। मैं कहा सब 3-4 साल में भी ऐसा हो सकता है, पैसा बन सकता है। और अपन तो बहुत गरीब थे। माई ओनली इंस्पिरेशन वॉज मनी। वो जो ये कहानी करते हैं ना, लव व्हाट यू डू, ये वो कहानी जानी, अपने को नहीं पता थी ये सब। पैसा चाहिए, कमाना है भाई, इतनी गरीबी से निकलना है।
करेक्ट। तो फटाफट वहाँ जॉब के बाद 2 साल सीखा मैंने, 20 मशीन लगा के कूद पड़ा। फिर जो होती है जर्नी, धक्के जो खाने होते हैं जब आप पे कैपिटल भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, मेंटर भी नहीं है, सो वॉट एवर तकलीफें। हालांकि गारमेंट एक्सपोर्ट सीख के आया था, लेकिन फिर भी बिजनेस तो नहीं पूरा सीखा था कि फंड्स के बगैर आप बिजनेस कर लो, वो सारी चीज़ें। अब एक्सपोर्ट में घुसे और अमेरिका जाना और इंग्लिश आती नहीं, तो वो बड़े सारे ऑड से लड़ना था जो मैं लड़ा और कामयाबी ली। तो कुछ सालों बाद चल के सक्सेस अच्छी हुई। 1995 में हमारी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। जिन अंग्रेज़ों की नौकरी, उनसे डर लगता था अंग्रेजी से, उनको नौकरी पे रखा, तो ये भी हुआ। करेक्ट। और किताबें लिख ली इंग्लिश में। तो वहाँ मुझे एक बात समझ आई, एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क है। यार एवरेज ऑफ 5 पीपल आप जिनके साथ उठते बैठते हो। तो मेरा उठना बैठना कुछ उन लोगों के साथ हो गया जो बड़ी सोच रखते थे, तो मेरी सोच बड़ी होगी, पहली बात। दूसरी, मैं दिल्ली में आया रजौरी गार्डन, तो पंजाबी का एक वर्ड नहीं आता था, लेकिन मैं 2 साल में थिएटर में पंजाबी एक्टर बन गया। इतनी फ्लुएंट हो गई बगैर सीखे। कैसे? बस वो माहौल में रह गए ना। हाँ। तो फिर जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया और मैं अमेरिका आना जाना शुरू हुआ, तो फ्रीक्वेंटली जाते थे, कई कई महीने रहते थे, तो मेरी इंग्लिश भी वैसी हो गई। तो इंग्लिश भी सीख के उनके साथ रहते थे बगैर बोले। तो आपकी एनवायरनमेंट बड़ी शेप करती है। तो जब उन लोगों के बीच उठा बैठा, IPO ये सब के, तो अंग्रेजी में स्पेलिंग भी नहीं आती थी, लेकिन जब देखा कि ऐसे बढ़ते हैं काम, ऐसे होते हैं, लोग मिलते हैं ना फिर उस सर्कल में वैसे ही जिन्होंने IPO किया हुआ, उनसे सीख के, तो हमने भी कर लिया। फिर जब लक अच्छी चलती है तो एक राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला डबल एक्सपोर्ट करने का 1995 में। तो उस टाइम में किस्मत बढ़िया चल रही थी। हाँ। और मेहनत तो पागलों वाली थी। जब बन गई बात, अपना एक्सपोर्ट अच्छा चला। और फिर उसके बाद 2001 में हेडविंड्स आई, बहुत नुकसान हुआ भारी, और उसकी भी वजहें हुई। उसमें मैं बोलता हूँ पैसा कमाने से ज़्यादा, ध्यान सुनना ये बात, संभालना 10 गुना मुश्किल है। हमें संभालना नहीं आया। और मेंटर और बिजनेस कोच वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे उस दिन। देयर वाज नोबडी इन इंडिया, 2001 में कोई था ही नहीं यहाँ पे। तो वो घमंड आ गया पैसे का बड़ा। फिर जब आप ज़ीरो से, रिफ्यूजी कैंप से है, आप एक बड़े बंगलों में रह रहे हो, प्राइम एरिया में, आई मीन 8 बेडरूम बंगलो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन अलग गाड़ी है, ट्रैवल आप फर्स्ट क्लास से नीचे ट्रैवल नहीं कर रहे हो 747 में, अमेरिका में ऑफिस, जर्मनी में ऑफिस, तो खोपड़ी ख़राब हो गई यार। और जब खोपड़ी ख़राब होती है तो गलत डिसीजन होते हैं, और गलत डिसीजन से मुझे मार दिया। तो उसमें सब कुछ चला गया, कंपनी भी बिक गई, फैक्ट्री भी बिक गई, बंगला भी बिक गया, ज़ीरो पे आ गए। बट ये था कि किताबें मैं बहुत पढ़ता था। तो एक बढ़िया किताब मैंने पढ़ी, रॉबर्ट शुलर की है, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। उसको मैं 20-50 बार पढ़ लिया। यार डिप्रेशन नहीं आने देना, टफ टाइम तो आता ही है। तो उससे लड़ते लड़ते फिर मैंने कॉलेज में जाके एडमिशन लिया वीकेंड। मैंने कहा अभी कुछ नया धंधा करते हैं, यार लेबर रहा। तो वेल्थ मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 साल मैंने पढ़ाई की, वीकेंड कॉलेज में, 55 की उम्र में। और वहाँ से मैंने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, उसको 5 साल चलाया, फिर उसको बेचा, फिर मैं कोचिंग और ट्रेनिंग में आ गया, मेंटरिंग में। दिस इज द स्टोरी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये बुक आपने बहुत अच्छी बताई, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। और एक और है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो भी किताब बहुत बढ़िया थी। बढ़िया सर। अभी आपने जस्ट आपकी स्टोरी में आपने एक चीज़ बताया कि वो सनशाइन बिजनेस आपको दिखा, इसलिए आप उसमें गए। हाँ। मैं थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर 2026 में कोई बिज़नेस चालू करना चाहे तो कौन सा बिज़नेस सनशाइन बिजनेस माना जाएगा? 4 स्टेजेस होती है। एक होता है जब इंट्रोडक्शन फेज होता है इंडस्ट्री का, जब कुछ नया शुरू हो रहा है, बड़ा रिस्की, वहाँ सक्सेस चांसेस आर ओनली 10 और 20%। फिर वो इंडस्ट्री आ जाती है हाई ग्रोथ में, उस टाइम में बिलियनियर बन रहे होते हैं, जिस चीज़ पे हाथ लगाओ सोना हो जाती है। फिर आता है कंसोलिडेशन, जब एक जगह रुक जाती, छोटे बाहर होने शुरू होते हैं, बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर आता है डिक्लाइन, फिर 2-3 ही रह जाते, बाकी सब साफ हो जाते हैं। ये हर इंडस्ट्री में आप देखोगे। तो एक साइकिल चलती है। एग्रीकल्चर से जब हम इंडस्ट्रियल एज में आए, फिर हमने जो साइकिल देखा वो था कंप्यूटर्स का। पहला कंप्यूटर्स आए तो बहुत सारी कंपनियां $multi billion बनी। फिर इंटरनेट आया, फिर उसके बाद मोबाइल आया, अब क्या आया? AI। तो ये जब युग परिवर्तन होता है एक, वहाँ पे बहुत ये सनशाइन इंडस्ट्री होती हैं। और उस टाइम जो उसमें समझ के कर लेता है कुछ भी,
वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाती है। जैसे एप्पल, गूगल, बहुत सारी अमेज़ॉन कंपनियां अपने अपने टाइम में ये लोग वो थे जिन्होंने स्केल कर लिया और मल्टी बिलियन डॉलर मल्टीनेशनल कंपनियां बन गई। इन्फोसिस हुई उस टाइम में आई। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल गेट्स आज बिल गेट्स नहीं होता अगर माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम में नहीं शुरू की थी जब अभी लैपटॉप डेस्कटॉप इंट्रोड्यूस ही हुए थे, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइमिंग पहचानना इज सनशाइन, डिक्लाइनिंग इज सनसेट इंडस्ट्री। भाई उसमें फंस गए तो जो कमाया वो वापस चला जाएगा। तो टाइम पहचान लो भाई, डिक्लाइनिंग में हो तो भागो जल्दी और सनशाइन में आओ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो एक जैसे आपने बताया कि अभी एआई की एक इंडस्ट्री है जहाँ पर वो कोई भी अगर आगे जाएगा, एआई के अंदर आगे बढ़ेगा तो 100% उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन एआई के अंदर बिजनेस किया क्या जा सकता है? पहला तो जो कर रहे हो उस पर एआई कहाँ अप्लाई होके आपको कंपटीशन से आगे रख सकता है। फिर क्या कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी अगर आप कर सकते हो, डेवलप कर सके तो डेवलप कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको एक दिखा रहा था कि किसी ने शुरू किया है कि अपनी फ़ोटो डालो, बिजनेस डालो, वेबसाइट भी तैयार, आपका मार्केटिंग कैंपेन भी तैयार, ग्राफिक भी तैयार, वीडियो भी तैयार, पेमेंट गेटवे भी तैयार, 2400 रुपये महीने में आपको सब कुछ मिल गया। तो इस तरीके के बिजनेसेस जो इस ज़माने के होंगे दे विल डू वेरी वेल, और वो बहुत सारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी करेंगे। आज देखिए ग्राफिक डिज़ाइनर की हमें ज़रूरत नहीं है, कंटेंट राइटर की हमको ज़रूरत नहीं है, इन्हीं पे ही हम लोग लाखों रुपया खर्च करते थे। तो और बहुत सारी चीज़ें अगर जो हम अपना ऑटोमेशन करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे दिन रात, तो वो भी तो हमारी एज है। करेक्ट। उसके बाद अगर हम कुछ अपनी इंडस्ट्री में ऐसा ला सकते हैं, या तो वो एआई हो या आपकी इंडस्ट्री वो हो जो एआई से इफेक्टेड नहीं हो, बाकी बीच के सब साफ। जैसे फूड इंडस्ट्री को एआई क्या करेगा, खाना है या चाहिए, कपड़ा है चाहिए, रियल एस्टेट है चाहिए, तो इनको सिर्फ एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है इसकी, बट दे विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एआई। लेकिन टेक्नोलॉजी बिजनेसेस बहुत जगह बहुत सारी जॉब्स तो एआई ने खा ही लेनी है और खा लिया कई सारी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, इस इंडस्ट्री में पहले तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि एआई इम्प्लीमेंट करना चालू करो। मैं एक जस्ट एग्जांपल मान के चलता हूँ, जो हमारे व्यूअर अभी देख रहे हैं, मान के चलो कि अगर इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो से 22-23 साल का है, जस्ट अभी अपना करियर चालू कर रहा है, लेट से किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, एक मान के चलते कि जस्ट आपको भी गाइड करने में उनको हेल्प हो, 25-30 हज़ार की नौकरी अभी कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि नहीं यार अभी ये बिज़नेस ये नहीं करना है, मुझे खुद का बिज़नेस चालू करना है। तो वो बिज़नेस कैसे स्टार्ट करे, उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले? मैंने बताया दो चीज़ें, या तो वो बिजनेसेस में जाओ जो एआई से इम्पैक्ट नहीं होंगे, या वो बिजनेसेस को करो जो एआई से ही चल रहे हैं, या एआई सिखाओ, या एआई से कोई टूल्स बनाओ ऐसे जो लोगों की ज़िंदगी आसान करें। या हमारे जैसे लोग जो बिजनेसमैन हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एआई कैसे यूज़ करें, उनको हेल्प करो। तो यू बिकम देयर चीफ एआई ऑफिसर, CAIO, जो सबको ज़रूरत है। तो अब उसके लिए वो आपको कुछ भी देगा, सैलरी भी देगा, कंपनी का भाई 10% शेयर भी ले ले यार, तो मेरा ये सब संभाल ले, बवाल मुझे नहीं समझ आ रहा है। 50-60 वाला हैरान हो रहा है कि ये क्या हो रहा है यार मेरी ज़िंदगी में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ गड़बड़ झाला चल रही है। तो उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यंग आज के ज़माने के हों, जो उनका एटलीस्ट एआई की सिरदर्दी संभाल लें। करेक्ट। और उसमें भैया सस्ते में मत बिक जाना, सैलरी भी अच्छी लेना और स्टेक ले लेना थोड़ा। आज तो यू बिकम देयर चीफ एआई ऑफिसर, जो एक ब्रिज होएगा बिटवीन दीज ओल्ड टाइम बिजनेस ओनर्स, उनके और एआई के बीच का ब्रिज तुम बन जाओ। एब्सोल्युटली। तो मुझे सर अभी ये बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से बताएं, यही बिजनेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में एज अ बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, या एआई के तौर पे एआई बिजनेस कंसल्टेंट के भाई आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ पर एआई इंप्लीमेंट हो सकता है, मैं पहले वो स्टडी करूँ, सीखूँ, एक्सपीरियंस ले लूँ और फिर मैं बिजनेस ओनर्स को गाइड करूँ। तो मुझे ये बताइए, मैं आपको इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इतने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ डे इन डे आउट काम कर रहे हो, तो कौन से एरियाज़ में उनको सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए रहती है वो मुझे बताइए, तो मैं हमारी ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि हाँ मैं एआई से ये 4-5 चीज़ें सीख लूँ, क्योंकि वो हर बिजनेस ओनर का प्रॉब्लम है। देखो पहला तो हर बिजनेस को सिस्टम्स चाहिए, प्रोसेस चाहिए, तो प्रोसेस ऑटोमेशन। उनके बिजनेस में मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, HR का हो सकता है, HR का हो सकता है, MIS चाहिए उनको, हर वीकली पूरा डैशबोर्ड चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, जो BI डैशबोर्ड बोलते हैं, वो डैशबोर्ड चाहिए जिनसे डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो जो वैसे ही नहीं थे इनके पास, करेक्ट, बगैर सिस्टम के चल रहे थे। अब सिस्टम थे, ERP थे, बड़े महंगे थे,
अब वो लेने चले जाओ 1-1 करोड़ के सांस मिल रहे हैं, अब वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहे, आधे से ज़्यादा तो बेकार पड़े, चल नहीं रहे उनसे। अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं, उतने पैसे खर्चने की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से अपने प्रोसेस ऑटोमेशन जो भी रिपीटेबल टास्क है आपके ऑटोमेट करा लो किसी से, और अपनी कम से कम एफिशिएंसी बढ़ा लो, और डेटा ड्रिवन डिसीजन हो जाएंगे आपके, तो बिजनेस में बड़ी मदद होगी। एब्सोल्युटली। तो मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि अगर आप ऑटोमेशन, एआई के अंदर ऑटोमेशन कैसे करना, एआई के अंदर कैसे आप बिजनेस के रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, अगर ये सेक्टर में भी आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आई थिंक हर बिजनेस ओनर को इस चीज़ की ज़रूरत है, और हर बिजनेस ओनर आपके पास आएगा यही चीज़ करने के लिए। बढ़िया है, बढ़िया। मैं जैसे अभी एक बंदे को जानता हूँ, वो यही काम करता है, मतलब 22-23 साल का लड़का है। मैं जस्ट एक बार उससे मिला था, तो मैंने उसको बोला, मतलब करता क्या है, तो बोलता है यार पहले तो सर मैं ईमेल मार्केटिंग करता था, लोगों को मेल भेजता था और मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करता था, अफिलिएट करता था। आज की तारीख में वो बोल रहा है कि मैं हर बिज़नेस ओनर को मिलता हूँ, मैं वही काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि उनको मेल करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई आपके बिज़नेस में क्या क्या प्रोसेसेस है, मैं वो प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दूंगा, आपको किसी इंसान को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया मैनेजर हायर करना पड़ता है, 40-50 हज़ार रुपये उसको सैलरी देनी पड़ती है, वो जो काम करता है उसका 70% काम मैं एआई से ऑटोमेट कर दूंगा, खाली 20-30% के लिए किसी इंटर्न को रख लो, काम हो जाएगा आपका। तो ऐसे वो एचआर में, मार्केटिंग में, सेल्स में, हर सेक्टर में जा रहा है। इवन आज की तारीख में वो ये भी बना रहा है, वॉइस एजेंट्स बना रहा है। हर बिजनेस ओनर को इस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई मेरे मार्केटिंग कैंपेन कोई एआई का वॉइस बना दे, कोई एआई के वीडियोस बना दे। तो वो सारे काम भी आज की तारीख में ऐसे इतने सारे ज़्यादा एक्सपांड हो रहे हैं। तो क्या ये हर बिज़नेस ओनर आज की तारीख में ये चीज़ एडेप्ट करने के लिए रेडी हैं, या वो डर रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बिजनेस ओनर है जो शायद डरते भी रहेंगे। डरने से ज़्यादा पता नहीं है, हाँ, चाहिए क्या ये मालूम पड़ जाए तो ढूंढ लेना आदमी, उनको अभी पता भी नहीं है मुझे चाहिए क्या। करेक्ट। क्योंकि उन्होंने तो उस ज़माने में भी अडाप्ट नहीं करा जब चीज़ें वैसे ही बगैर एआई के भी अवेलेबल थी। करेक्ट। प्रोसेसेस की वजह से बहुत लोग मरे हैं। वही लाला टाइप बिजनेस, फायर फाइटिंग, सुबह से रात खुद ही मर खप रहे हैं। तो उन्होंने तो उस टाइम में भी जो टेक्नोलॉजी के जरिए कोई एप्लीकेशन बना के, कुछ बना के, या रेडीमेड सॉफ्टवेयर ईआरपी सस्ते वाले भी लेके कुछ करके, कुछ तो, और गूगल शीट्स पे कितनी ऑटोमेशन होती थी, करेक्ट, वो भी नहीं करी। तो आज वो, और बहुत बहुत तकलीफ है उनको। तो जब वो नहीं किया तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? एब्सोल्युटली। तो देयर इज अ ह्यूज गैप, अपॉर्चुनिटी है बड़ी। करेक्ट। ये नॉलेज का गैप लग रहा है मुझे, कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है। आज कितने सारे बिजनेस ओनर ऐसे भी हैं जो अभी भी टिपिकल, जैसे भी आपने बताया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लाइक बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स बड़े बड़े हैं, बोलेंगे भाई आपकी कंपनी में ये काम हम डैशबोर्ड बना देंगे, उसके लिए वो लोग लाखों रुपए खर्चे कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं अपने बिजनेस के लिए भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा सकता हूँ, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। आज की तारीख में क्लाउड कोड आ गया है, इतने सारे टूल आ गए दुनिया भर के, खाली आप उसके साथ इंग्लिश में नॉर्मल बात करो, प्रॉम्प्ट लिखो, और आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपके कंपनी के लिए बन जाता है। ये पॉसिबल है, लेकिन बिजनेस ओनर को पता नहीं है। सर, अभी बीच में हमने एक टॉपिक पे बात की थी, आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा 99% आपने बताया कि लोग 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में फंस जाते हैं, या तो 100 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या उनके माइंडसेट में प्रॉब्लम है? मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, माइंडसेट और डिफरेंशिएशन, ये दो चीज़ों को इनको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं? माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं? सोच बड़ी रखो, आपने एक तो बताया कि भाई सपने बड़े सोचो, और क्या? अब माइंडसेट के ऊपर बहुत डीप सब्जेक्ट है। इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, कोचेस हैं, मेंटर हैं। पहला तो माहौल ही बदल लो यार। हाँ, अपने आसपास 4-5 लोग ही बदल लो, माइंडसेट बदल जाएगा यार। करेक्ट। अब सुट्टेबाजों के बीच में रहोगे तो सुट्टा छुट्टेगा नहीं, सुट्टा ही पीते रहोगे। दारूबाजों के बीच में दारू पीते रहोगे। हेल्थ कॉन्शियस लोगों में हेल्थ बन जाएगी। ट्रू। तो कुछ ऐसे अपने आसपास लोग इकट्ठे कर लो, बहुत कुछ उसी से माइंडसेट बदल जाता है यार। क्योंकि वहाँ बातें ही यही होगी, बिजनेस कैसे स्केल करें, प्रॉफिट कैसे कमाएं, वेल्थ क्रिएशन कैसे करें। जब इन्हीं बातों में दिन रात डिस्कशन का पार्ट ही यही है, तो माइंडसेट तो वही हो जाना है। एब्सोल्युटली। हाँ, सो चेंज योर एनवायरनमेंट बस। कुछ बिजनेस ओनर ये चीज़ में ही डरते हैं कि वो लोग कभी भी किसी स्मार्ट पर्सन को कंपनी में लाने से कतराते हैं। सोचते हैं कि यार वो अगर स्मार्ट बंदा आ गया तो मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। जबकि एक्चुअल में उनसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों की कंपनी में अपॉइंट दोस्त नहीं बनाते यार। क्या यार, ये आदमी ज़्यादा स्मार्ट है, ये ओवर स्मार्ट है कहते हैं। अगर लगता है ना कोई आदमी स्मार्ट है, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, सीख सकते हैं, ये ओवर स्मार्ट आदमी है, हमें इससे ज़्यादा आता है। वो ईगो। ट्रू। बहुत लोग आते हैं, नहीं सीखना चाहते। ट्रू। क्योंकि ईगो हर्ट होती है कि हमें ये नहीं आता, ये सिखाएगा। ट्रू। हमने इतने साल किया, अभी पुराने ज़माने में जी रहे हैं, हमने किया,
हीरो से हीरो बने थे, वो तो थे ना, थे हो गए अब नहीं चलोगे भाई। सही है, सही है सर। एक और इशू आता है जो मुझे लग रहा है, मैं क्योंकि मेरा खुद का भी एक बिज़नेस है तो मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, टीम होती अच्छी है बहुत बार, लेकिन टीम से काम करवाना नहीं आता। आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है कि कैसे बिजनेस ओनर टीम करवाने में, काम करवाने में फेल हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है विरल। ये देखो, ये ना पूरा का पूरा एक साइंस है। पहला आता है उसमें हायरिंग का रिटर्न डाउन प्रोसेस ना हो और आपने ना सीखा हो कैसे हायरिंग करना, तो एक रॉन्ग हायरिंग आपको 15 गुना कॉस्ट करती है। ₹1,00,000 का बंदा गलत आ गया, 15 लाख चला जाएगा आपका। अब सारा प्रोसेस में कॉस्ट इन्वॉल्व गिन लो, इंटरव्यूज लोगे, टाइम लगाओगे, फिर वो आएगा, 3 महीने रहेगा, फिर चला जाएगा, 3 महीने की सैलरी गई, फिर दोबारा चालू करोगे वही प्रोसेस। तो हायरिंग को ठीक कर लो। तो हायरिंग अच्छी हो गई, उसके बाद ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है। ये तो आता ही नहीं है MSME को, ऑन बोर्डिंग सीखा ही नहीं। सीख लेगा वो, आते हैं? नहीं, आता ही नहीं, वर्ड ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। कितनी कंपनियां आप जानते हो जो एम्प्लॉय के आने पे सेलिब्रेट करते हो, केक काटते हो उसको कि भाई तू आया कंपनी में, जैसे घर में बच्चे की सेलिब्रेशन होती वैसी सेलिब्रेशन नहीं करते। फेयरवेल करेंगे, जाने के टाइम उसका केक कटेगा, ओ सॉरी तू जा रहा है। अबे आया है तो सेलिब्रेट करो। करेक्ट। फर्स्ट इंप्रेशन आपके अगले 7 साल क्रिएट करेगा। करेक्ट। हमारे यहाँ बंदा आता है, उसका केक कटता है, उसको 5100 रुपये मिलता है, भाई घर भी पार्टी कर लेना। घर वाले क्या बोलते हैं, तो अच्छी कंपनी का है भाई, इसको मत छोड़िए। तो वो इम्प्रेशन क्रिएट करना, उसका डेस्क तैयार, उसका लैपटॉप तैयार, उसकी सारी, फिर आता जॉब डिस्क्रिप्शन भी करना क्या उसको, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब वो तो जॉब ही नहीं पता। अकाउंटेंट से सेल्स करा रहे हैं, सेल्स से अकाउंटेंट करा रहे हैं, साले दोनों नाराज। हाँ, फिश को बोलो पेड़ पे चढ़ जा, मर जाएगी बेचारी। बराबर। तो उसकी स्ट्रेंथ पे खेल नहीं रहे आप, तो उसकी जेडी बनाओ, समझो वो आदमी ये काम के काबिल है, पूरा टेस्ट वेस्ट लो अच्छी तरह। जेडी के बाद उसको SOP दो, तेरे को कैसे काम करने हैं अपने सारे। फिर उसका KPI ट्रैक करो कि भाई किए नहीं किए काम। फिर उसके OKR करो, उस पर भी बात करेंगे कि आप अकाउंटेबिलिटी क्या है उसकी, आउटकम क्या दे रहा है वो। अब सेल्समैन बोल रहा है जी मैं रोज़ की 5 मीटिंग कर रहा हूँ, KPI पूरी होगी। आपने बोला मिनिमम 5 मीटिंग करनी है, ठीक है, 5 वो कर रहा है, लेकिन आपका तो कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो OKR में हम आउटकम पे फोकस कर, भाई 5 कर या 50 कर, आउटकम तेरे से रोज की 1 कन्वर्जन है, 2 कन्वर्जन चाहिए भैया, इतनी की सेल ला के देनी, वो आउटकम हो गया, वो OKR है। तो फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ जाता है उसके अंदर। फिर आ जाता है उसकी रिटेंशन, कि हम क्या ऐसा कल्चर डेवलप कर रहे हैं कंपनी में। देखिए लोग कहते हैं सैलरी सैलरी सैलरी, मैं तुम्हें गारंटी के साथ चीज़ें बताता हूँ। अगर आपके यहाँ कल्चर है, आपके यहाँ पीपल लव टू वर्क, प्ले ऑन देयर स्ट्रेंथ, लर्निंग का कल्चर है वहाँ पर, उसके अलावा एक अच्छा एनवायरनमेंट आपने दिया हुआ है उनको, जहाँ पे वो काम पे आके खुश होते हैं कि हम काम पे जा रहे हैं, 8-10 घंटा पाँव घसीटते हुए नहीं आ रहे हैं। चौथी चीज़ होती सैलरी। अगर ये 3 चीज़ें मिसिंग हो तो सैलरी हो जाती फर्स्ट, यहाँ मार खा जाते फिर। तो रिटेंशन के ऊपर आपने क्या कर रखा है, उनको कितना इन्वॉल्व करते हो, इंक्लूड करते हो उनकी सजेशंस को, फीडबैक को। कुछ वो ठीक नहीं कर रहे, कितने फीडबैक दे रहे हो, कितनी लर्निंग डेवलपमेंट करते हो, R&R कर रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो उनको। आज एक ट्रॉफी के लिए ओलंपियन 4 साल लगा देता है यार, डाइट पे जाता है, 16 घंटा मेहनत करता है एक ट्रॉफी के लिए ना, गोल्ड मेडल के लिए। तो अब तो आपको मेडल देने हैं हर महीने, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था, दिल्ली फ़ोटो लगी हुई थी सिक्योरिटी वालों की, ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है सबकी। तो ठक खींची, मैंने भेजा अपने ग्रुप में, सीखो डालो ये अप्रिशिएट करना। हाँ, ये सिक्योरिटी फोर्स ने लगा रखा है अपना, ये भी उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यू डोंट अप्रिशिएट, अब तो कमी निकाल के गाली दे रहे हैं सुबह शाम। तो व्हाट गेट्स अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। आपकी तो लीडर की काम ही होना चाहिए कि भैया सुबह से शाम में कितनों को अप्रिशिएट करो, ये लैंग्वेज ही अलग होनी। फीडबैक अंदर बुला के दे दो, भैया तुम ठीक नहीं कर रहे हो, यू कीप ऑन अप्रिशिएटिंग। और एक मैं पावरफुल स्टेटमेंट दे रहा हूँ लीडरशिप का, इससे बड़ा लेसन किसी लीडर के लिए हो नहीं सकता। वी ऑल आर इन द एनर्जी मैनेजमेंट बिजनेस। एनर्जी मैनेजमेंट, जिस लीडर ने एनर्जी हाई कर दी और टीम की एनर्जी हाई रख ली, कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाए। अब मैं अपने सेमिनार में पूछता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत नाम सुना सबने, आज सुना, मिले और नहीं जी, क्योंकि हम सबसे पहले वो जा चुके थे जब हम पैदा हुए। लेकिन उसका नारा पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और देश के बाहर आज़ाद हिंद फौज बनी, देश के बाहर लोग लड़ने मरने को तैयार थे देश के लिए। क्या एनर्जी होगी बंदे में।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। अब यही नेताजी कहते भाइयों थोड़ा खून दे दो, कोशिश करूँगा आज़ादी दिलाने की। एनर्जी खेल है ना। मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम, क्या स्पीच है, लाखों लोग बगैर इंटरनेट के उसकी एनर्जी के साथ जुड़ गए। तो वो जब लीडर में वो एनर्जी होती है, कीप द एनर्जी हाई, तो आपने सारा माहौल बना दिया। अब आता है कि कुछ चीज़ों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, फायरिंग। भाई किसको निकालना है? करते चोरी, पॉलिटिक्स, गंदगी फैलाना काम में, वुमेन एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करनी, ये मेरे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस में आती है। इसके ऊपर 1 रुपए की भी चोरी होगी, वो बंदा उसी दिन बाहर है। देयर ज़ीरो टॉलरेंस और इंटीग्रिटी इशू। तो आप वो डिफ़ाइन करो कि भैया इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर हमारे यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं। बाकी चीज़ों के ऊपर कितने लेवल ऑफ हम फीडबैक देंगे, ट्रेनिंग देंगे, वो देते रहो। प्रोसेस हो आपका कि उसके बाद भैया प्यार से आदमी को नमस्ते कर देना कि जा आप तो हमारा ये कहाँ एमएसएमई ने सीखा? लाखों लेते हैं एचआर वाले सिखाने के लिए, और पता तो सीखे हैं, पता भी नहीं है। करेक्ट। लाला जी हायर करते हैं, सुबह गुस्से में निकाल दो, माई वे और हाईवे। फिर कहते हैं एम्प्लॉय ब्लैकमेल करता। अरे एम्प्लॉय को सिक्योरिटी नहीं तेरे यहाँ काम करने की भाई, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ काम करने की, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो क्यों टिकेगा तेरे? करेक्ट। 10-20 साल, 30 साल ईसॉप। अब यहाँ पे रोल आता है ईसॉप का, कि जब आप आईपीओ में जाते हो तो कंपनी को देते हो ईसॉप। अभी स्विगी का आप देख लेना हेडलाइन, गूगल कर लेना, 500 एम्प्लॉय करोड़पति बने हैं आईपीओ पे। मेरा ड्राइवर करोड़पति बना था जब आईपीओ आया था, स्टाफ कोटा के शेयर में। तो जब आप ईसॉप देते हो तो दे बिकम ओनर्स। अब उनकी सोच कैसी होगी? ओनर वाली। लिस्टिंग के बाद 9:15 बजे वो भी देखेंगे कंपनी की वैल्यू इतने 1000 करोड़ है, हमारे शेयर की वैल्यू इतनी है। फिर नहीं जाते वो छोड़ के, अब वो ओनर हो गए। करेक्ट करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें करोगे तब आपकी एक बढ़िया टीम बनेगी, तब स्केलेबल बिजनेस बनेगा, तब आप 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ पहुंच पाओगे। तो टीम के बगैर ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अमेजिंग अमेजिंग। आपने बहुत बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से सर आपने समझा दिया। कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स आपने लिए, मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दूँ। आपने जो एनर्जी मैनेजमेंट, OKRs और ESOPs की बात की, तो उस पर तो हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले जो दूसरे टर्म्स यूज़ किए जैसे JD, जॉब डिस्क्रिप्शन, KRA, KPIs, जो कि आपने एक और टर्म बताया था बीच में OKRs, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैंने बहुत सुना है OKRs के बारे में, और स्पेशली आपके कम्युनिकेशन में तो वो बहुत आता है। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली और कैसे एक आम बिजनेसमैन उस चीज़ को इंटीग्रेट कर सकता है? इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। आप अगर गूगल करेंगे बेस्ट OKR कोच और फादर ऑफ OKR इन इंडिया, तो यू विल फाइंड मी ऑन द टॉप। तो वही बात है, जब मैं सिखाता हूँ डिफ्रेंशिएटर, तो मैं जब बिजनेस कोच बना तो मैं कहा हर आदमी बिजनेस कोच है भाई। जब मैंने स्टोरी चेक करी तो मैं कहा इससे कभी बिजनेस किया नहीं, तो ये कैसे बिजनेस कोच हो गया? मतलब किताब पढ़ के हुआ। करेक्ट। एक बंदा मिला, बोला मैं पेरेंटिंग कोच हूँ। मैं कहा तेरी शादी हो गई? बोला नहीं। मैं कहा बच्चे हैं? बोला नहीं। मैं तू कैसे पेरेंटिंग कोच हो गया भाई? अरे हमारी तरह तू जागा हो दिन रात, बच्चे को यहाँ उठा उठा के डॉक्टरों में भागा हो, रातें जागी हुई हो, तुमने बच्चे बड़े किए हो, तब तो तुम पेरेंटिंग कोच। गलतियाँ की हुई हो पेरेंटिंग में तो पेरेंटिंग। तो ये बड़ा मुझे एक गैप दिखा कि हर आदमी बिजनेस कोच है, बिजनेस किया नहीं लेकिन बिजनेस कोच है। और फिर एक और चीज़ के बखरा बड़ा हमारी इंडस्ट्री भाई, सेक्रेटरी से बात करो, हम अपना नंबर नहीं देंगे। अच्छा कुछ कुछ तो बिजनेस कोच सिक्योरिटी लेके चल रहे, PSO। मैं कहा किसके पैसे मार लिए तो PSO लेके भाई पहले ज़माने में गुरु गुरु होता था यार, लोग अपने बच्चों को भेज देते गुरुकुल जाके रहो। ट्रू। तो मैंने कहा ये डिफ्रेंशिएटर क्रिएट करना। तो पहला तो मैंने किया मैं कंप्लीट हैंड होल्डिंग करूँगा। मेरा मेंटी मुझे सुबह 10 से 12 बजे तक कभी भी फ़ोन करे तो फ़ोन उठेगा या कॉल बैक जाएगा। बड़ा डिफ्रेंशिएटर हो गया। दूसरा मैंने कहा कुछ और टेक्निक जिसमें रिजल्ट तो फास्ट आए 90 दिन में। करेक्ट। तो रिसर्च करते करते मैं पहुंचा कि गूगल यूज़ करता है OKR। 1999 से जब गैरेज में धंधा था, आज 1.5 लाख एम्प्लॉई OKR यूज़ करते हैं। भाई ये क्या चीज़ है OKR? तो बोला तो जादू है, 90 दिन में रिजल्ट आया थे लोग, सारे साल का काम प्रॉफिट दुगना 90 दिन में कैसे हो सकता है? तो सिंपल गोल मैनेजमेंट टेक्निक मिली है। गूगल के बाद देखा तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया जी, डिलॉयट हो गया जी, अपने यहाँ रिलायंस हो गया, फ्लिपकार्ट, ये सारे OKR यूज़ कर। MSME को तो पता ही नहीं क्या है। अच्छा उसको मैंने सिंप्लीफाई किया फिर इनके हिसाब से, और वो सिखाना शुरू किया तो यहाँ भी मैजिक हो गया।
फिर जो 2.5 करोड़ पे थे वो साले 25 करोड़ पे पहुंचने लग गए साल में, ऐसा ऐसा मैजिक होने लग गया, टीम अलाइनमेंट होने लग गई। तो OKR का ये है कि यू डोंट वर्क ऑन ईयरली गोल, यू वर्क ऑन क्वार्टरली गोल, और वीकली आप उसको ट्रैक करते हो। ओके, ये मैजिक है। प्लस गोल आप नहीं बनाते, एम्प्लॉय बनाता है। ओह, तो आपने बोला जैसे मुझे भाई इस साल 100 करोड़ करना है, तो मैं अपने कोर टीम को बुलाया, भाइयों इस बार हमारा विज़न है 100 करोड़, आप में से कितने लोग मेरे साथ अलाइन हो। 2 लोग बोलेंगे सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? प्रैक्टिकल नहीं है। 10 से 50 करो पहले, या 30 करो, चलो ठीक है। कितने लोग 30 मानते हो भाई? तो कुछ हीरो होंगे, कुछ एग्रेसिव होंगे, चलो मान लो 100 कर रहा है। जैसे कंपनी का मैंने बताया, गारमेंट वाली कंपनी 500 करोड़, तो मैंने उनसे ये सवाल OKR में पूछा, मैं उनका OKR भी करता था। मैं कहा आपने उस साल 200 किया था और वो सोच रहे थे 500 करोड़ करने में 10 साल लगेंगे जब शुरू किया था। तो मैंने कहा अब अगले साल कितना करोगे? 45 लोग की टीम बैठी है, मेरे पास वीडियो है। तो सबसे पुराने एम्प्लॉय ने 300 करोड़ की आवाज़ उठाई। अब मैं कोच हूँ और OKR कोच हूँ, मुझे तो एम्बिशियस गोल देना ही है। मैं कहा 500 करोड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब आइडिया बताओ अपना। तो सबका आइडिया लिखो, भी इसका ये, इसका ये, इसके। एक बहुत जूनियर लड़की ने बोला, जिसको मैंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, वो बोली सर आप लोग जो हायरिंग कर रहे हो ना, वो छोटी कंपनियों से कर रहे हो, हमें सिखाना पड़ रहा है उनको। आप मान्यवर से लाओ, ऐसी कंपनी से ला जाओ जो 3000 करोड़ कर रहे हैं, हम भी तो उनसे सीखे 3000 करोड़ कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि भाई वैसे लोग लाओ जो हमें सिखाएंगे। हम इतनी बड़ी कंपनी जा रहे हैं जहाँ 3000 करोड़ टर्नओवर होता है, तुम तो 200 पे बैठे हो। और उन्होंने अगले साल में 500 करोड़ कर लिया। तो ये है OKR का मैजिक कि गोल टीम बनाती है। हाँ, और एक कमिटमेंट भी आ जाता है उनका, ओनरशिप ना, बाय इन। जब गोल उनका हो गया तो वो ओनर हो गए। फिर आपने नहीं बोला बॉस ने कि ये करना है। देखिए बचपन में पिताई कहते थे पढ़ो, हम साले किताबों में नावल रख के पढ़ रहे होते हैं, पिताई खुश बेटा पढ़ रहा है और नंबर आ नहीं रहे। तो जब हम एम्प्लॉय को बोलते काम करो काम करो काम करो, वो थोड़ी सुनता है। करेक्ट। लेकिन जब उसको पता है कि मैं ये करूँगा, फिर उसको पता है मेरी कंपनी IPO में जाएगी, मुझे ESOP मिलेंगे, कंपनी 10 गुना बढ़ेगी, मेरी सैलरी भी 10 गुना बढ़ेगी। जब ये वाली आप उनको बातें बताते हो कि ये OKR से पॉसिबल है, तो वही लोग मैजिक कर जाते हैं। और फिर हर हफ्ते ट्रैकिंग हो रही, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ट्रू। तो OKR वहाँ बड़ा कमाल कर रहे हैं लोग। 90 दिन में कंपनियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। तो थोड़ा मैं चाहूँगा जो लोग ये सीख रहे हैं, OKR की किताबें पढ़ें। मेरी भी एक किताब है, अमेज़ॉन पे है, स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट, SMR मेरे इनिशियल भी हैं और उस पर किताब भी है OKR की। और एक जो ओरिजिनल OKR के जन्मदाता, वर्ल्ड में जो फादर ऑफ OKR है, जॉन डोर, उनकी किताब है मेजर व्हाट मैटर्स। वो पढ़ें तो OKR के बारे में काफ़ी आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि कैसे आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। ये OKR सच में, हाँ, मैं इतने साल से बिजनेस कर रहा हूँ मेरा खुद का, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है कि ये अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो सच में बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। वो है ना, एक गाना है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा बने सुर हमारा, ये OKR। जब एम्प्लॉयज़ का और ओनर का सुर हमारा सुर बन जाता है तो कमाल हो जाता है। ट्रू। और वो है नहीं दुनिया में, अलाइनमेंट नहीं है 13% कंपनियों से ज़्यादा की वर्ल्ड वाइड, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो। ज़्यादातर लोग को यही लगता है बिजनेस ओनर्स को कि नहीं यार, वो मैं जो बोलूँगा वो करना चाहिए। हाँ, गलत हो जाता है वो। सो व्हेन देयर वॉइस इज हर्ड कि हाँ हम भी इस प्लानिंग का, इस गोल का हिस्सा हैं और ये हमारा बनाया हुआ गोल है, फ़र्क पड़ जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू। और फिर वीकली ट्रैक हो रहा है, व्हाट इज़ वर्किंग व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। मैंने तो यहाँ तक देखा कुछ नालायक एम्प्लॉय खुद छोड़ जाते। हाँ, जब वो देखते हैं कि इनका आ रहा है मेरा आ ही नहीं रहा है, तो कई जगह मैंने देखा है कि कहना नहीं पड़ता जाओ, तो कहते अब हमारा भेद खुल गया भैया, हमारी नहीं चलेगी, अब यहाँ निकल लो। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। ये छोटी सी चीज़ है जो आम, चलो मतलब बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन करने में बिजनेस ओनर वो समझ भी पा रहा है यार, कर लेंगे तो सच में ये बिज़नेस अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो सर हमने टीम की बात कर ली कि कैसे टीम मैनेज करे, कि हमने ब्रांडिंग की बात कर ली कि कैसे ब्रांड बनाया जा सकता है। तो ये सारा मेरा कोर्स यहाँ पे करा रहे हो, मैं लोगों को बता दूं जो ये देख रहे हैं, लाखों रुपए लोग इस चीज़ को सीखने के देते हैं जो तुम इन सवालों में कवर कर रहे हो। तो ये पॉडकास्ट को एक क्लास की तरह लेना, पेन और डायरी लेके नोट्स बनाना, क्योंकि ये ज्ञान आपको किसी MBA में कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो ये इस हाई वैल्यू बातचीत पे मिल रहा है। ट्रू ट्रू, सो ट्रू सो ट्रू। और मैं, ये मेरी ऑडियंस तो सर मुझे जानती है, जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनको पूरा लाइक ना उनकी फील्ड में बहुत ही अच्छे डिटेल लेवल पे जाकर सारे सवाल निकाल लेता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। सो सर मैंने बहुत ज़्यादा बिजनेस ओनर्स को देखा है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी बहुत अच्छे एकदम हाई एनर्जी में रहते हैं, साल 2 साल 3 साल एकदम
यू नो कि भाई मैं बिजनेस में ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन 3-4 साल के बाद कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। लंबा टाइम कैसे? बता रहे हो। तो क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम आता है और कैसे वो खुद को मेंटेन रखे? जिम गए हो कभी? मेरे को एक बार शौक चढ़ा कि मैं अभी सलमान खान बनूंगा। चला गया जिम, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। 2 तारीख को गया जनवरी को, मैं कहा इस साल बॉडी बनाएंगे। हर नए साल में हम डायरी में लिखते बॉडी बनाएंगे, ये करेंगे। मशीन खाली नहीं। मैं मैनेजर भाई ये कैसे? बोला सर 7 तारीख के बाद आना। 7 के बाद तो आपको 25% खाली मिलेगा, 15 के बाद 50% खाली मिलेगा, 15 के बाद 50% खाली ही था। सो दैट इज़ वाई 1% लोग 100 करोड़ कर रहे हैं। दैट इज़ वाई 3% लोगों के पास 97% वेल्थ है दुनिया की। तो ये तो कहानी घर घर और जगह जगह की है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। वो एनर्जी हमेशा कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना विद एवरी फेलियर, हर दिक्कत के साथ, हर चीज़ के साथ के रोज़ सुबह उठो फिर भागो, रोज़ सुबह उठो फिर भागो, वो नहीं है। जब वो नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं फिर छूट ही जाता है। कैसे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें? एनवायरनमेंट, ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लो कि कंसिस्टेंसी। अच्छा, हम कंटेंट क्रिएटर हैं। जब मैंने पहले वीडियो बनाने शुरू किए, भाई वो गालियाँ खाई, बुढ़े कब्र में पाँव लटके, अब यूट्यूबर बनने चले हो, गंजे टकले, साला उनके चक्कर में टोपी भी लगा ली मैंने। कम से कम भाई चलो, बहुत गाली भी दे जाते लोग, यार मजाक बन रहा है। लेकिन कंसिस्टेंटली करते 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 लगातार साल बाद समझ में आया, वायरल कंटेंट बनना शुरू हो गया, 2.5 मिलियन हुए हैं और आगे बढ़ेंगे, चल रहा है, रोज़ स्टडी चल रही। कोई दिन छोड़ा नहीं है कि कंटेंट ना बनाए। अब कंटेंट के लिए हम भूखे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? कंटेंट बना रहे हैं। आपने बुलाया, मैं आ गया चल के यहाँ पर कि कंटेंट बनाना है, वे चलेंगे विरल के यहाँ भी, कुछ नई बातें हम भी सीखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ हो सकता है इसमें से रील और वायरल मिले। तो कंटेंट की दुनिया में कंसिस्टेंसी। अब किसी को मैं बोलता हूँ आपके कैसे बने, मैं कहा भैया रोज़ सुबह शाम को एक रील डालो, बस एक शॉट डालो बस, और करते रहो करते रहो करते रहो। 1 महीना करते, 4 लाइक आते, 5 छोड़ जाते बेदार। 99% लोग छोड़ जाते। प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी है। कोई 1 साल में छोड़ता है, कोई 3 महीने में छोड़ता है, कोई 3 साल में छोड़ता है। लेकिन ये सारा एक जर्नी का हिस्सा है। एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे कॉमन सर्कल के, उनका मैं देख रहा था, अमर चौधरी साहब, बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आपने भी सुना होगा। उनका मैं उन दिनों सुन रहा था कि ना तो गिवन है तभी तो नाम होगा, ना और मैं को जोड़ लो तो नाम होगा। वाह। तो ना तो इस गिवन, ना तो होएगी ही होएगी आपकी। हिम्मत में मत छुपा है, मत का मतलब ना, किस्मत में मत छुपा है, मत को किस करो तो किस्मत बनेगी। तो वो बहुत बड़ा शब्दों का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। अमर जी को मेरा हमेशा सम्मान करता हूँ उनका, इसीलिए उनका नाम यहाँ ले रहा हूँ कि ना इज गिवन, और हम सबकी जर्नी में आता है यार। कौन ऐसा आदमी है जो ज़िंदगी भर फेलियर रहा? एवरी फेलियर मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एंड यू लर्न। एडिसन ने 9999 गलत बल्ब बनाए तो एक बल्ब सही बना जब हम बैठे आज रोशनी में। दिस इज पार्ट ऑफ दिस। छोड़ जाते लोग, इसी में छोड़ जाते। इतनी सिंपल बात जिसको समझ में आ गई उसको कामयाबी कोई रोक नहीं सकती है। आप अपनी मेहनत से बहुत इंटेलिजेंट लोगों को बीट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे होने। बैठा आपके सामने बीकॉम पास, 40% मार्क, 82 साल के डॉक्टर, IIT IIM सारे पढ़ने आते हैं। हमारी औकात है कोई पढ़ाने की उनको? करेक्ट। रिफ्यूजी कैंप, नॉन इंग्लिश लोग हमसे पढ़ने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। तो उतना तजुर्बा और उतना काम किया है ना अपने क्राफ्ट के ऊपर, किताबें लिखी हैं, सीखा है चीज़ों को, तो लोग आ रहे हैं। सो ट्रू। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग। सर एक मुझे सेक्टर ये भी लग रहा है कि बिज़नेस ओनर्स ज़्यादातर है ना, कभी कभी एक चीज़ में फंस जाते हैं। पहले तो वो लोग पैसे में फंस जाते हैं। मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में चलो ठीक है, मेहनत करके थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, लेकिन बाद में वो बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो लोग किसी ना किसी को एज अ पार्टनर ले लेते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है सर? पार्टनर बिज़नेस को बनाता है या बिगाड़ता है? सही तरीके से किया जाए तो बनाता है। आज दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट ले लो, एप्पल ले लो, इन्फोसिस ले लो, सब पार्टनर तो हैं। तो पार्टनरशिप सही तरीके से की गई हो, सही एग्रीमेंट के साथ की गई हो, सही क्लैरिटी के साथ की गई हो, तो बहुत बड़ी फोर्स है।
भाई हम तो मिल जाएं कोई प्रोजेक्ट पे साथ करते हैं मिलके, और हमारी क्लैरिटी होगी ये तुम करोगे, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं करूँगा। और जो भी दिन भर का कोई भी झगड़ा हुआ बोर्डरूम में निपटा के घर जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, शादी अच्छी चलानी है तो सोने से पहले झगड़ा निपटा लो, तो पार्टनरशिप चलानी तो घर जाने से पहले निपटा लो। वही मन में रखोगे तो फिर झगड़े बढ़ जाएंगे और कुछ रिटर्न डाउन होता नहीं। 2 पैक लगा, तू मेरा भाई यार चल पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप हो गई साले 2-4 महीने 6 महीने में फिर झगड़े जूत लड़ाई, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वो पार्टनरशिप में नहीं चलती। फिर अपने बच्चों को लिख जाते, पार्टनरशिप कभी नहीं चलती। अरे आज को फाउंडर के बगैर वीसी फंड नहीं करता यार, आप अकेले चले जाओ पैसा नहीं देगा वो, ठीक है, यू आर द ओनली पर्सन यार, वेयर इज योर को फाउंडर, इट्स अ टीम वर्क। ट्रू ट्रू। तो पार्टनरशिप को टीम वर्क की तरह देखोगे तो हमेशा चलेगी। एब्सोल्युटली। तो सर ये जो भी आपने बताया कि को फाउंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने बता दी कि को फाउंडर के बिना कोई भी वीसी फंड नहीं देता है, अगर आप अकेले हो, अकेले के ऊपर पूरी कंपनी टिकी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन अगेन इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि को फाउंडर अगर सिलेक्ट करे तो कैसे को फाउंडर सिलेक्ट करे, या पार्टनर सिलेक्ट करे तो क्या चीज़ उसमें देखनी चाहिए? विजन मैच होना चाहिए ना। आप देखोगे कई लोग आईआईटी के कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो बनते हैं पार्टनर। तो विजन मैच होता है, फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती हैं कि भाई तू ऑपरेशन देखेगा, मैं फंडिंग। अब देखिए फंडिंग लेनी होती है, 100-150 रिजेक्शन देखनी होती है पहले। कोई भी स्टार्टअप जब पहली फंडिंग लेता है $500 मिलियन की, वो कम से कम 150-200 रिजेक्शन फेस करता है। तो उसका फुल टाइम काम है ये, टू मैनेज द इन्वेस्टर्स। एक पार्टनर तो उधर लगा रहे, एक ऑपरेशन संभाले, एक मार्केटिंग देखे तो एक ये ऑपरेशन संभाले। तो ये चीज़ें आपस में क्लैरिटी हो जाए, भाई यू आर गुड एट इट, लेट मी डू दिस, आई एम डूइंग दिस, वो पार्टनरशिप बहुत चलती है व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। करेक्ट 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 करेक्ट। सो ट्रू सो ट्रू। तो पार्टनर के साथ एक तो आपने बताया कि उनकी स्किल कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कि अगर ऐसा नहीं, विजन अलाइन होना चाहिए। मतलब कह रहा मैं बिलियनियर बन रहा है, दूसरा कह थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है तो कैसे चलेगी भाई? ट्रू ट्रू। सर आप ऐसे बिजनेस ओनर्स को कैसे डायग्नोज करते हो? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई बिजनेस, लेट्स से प्रोडक्ट उसकी अच्छी है या सर्विस दे रहे हो तो सर्विस अच्छी है, टीम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उसके पास, लेकिन फिर भी वो बिज़नेस कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद ग्रो नहीं कर रहा है। आप जब भी ऐसे बिजनेस ओनर के साथ जब भी बात करते हो, उनको कंसल्ट करते हो, तो क्या फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, कैसे आप उनको गाइड करते हो? हमारा एक डायग्नोस टेस्ट है, उसके अंदर कोई 12 पैरामीटर है, जिसमें हम सारी A to Z उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फाइनेंस, बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेटजी, कंप्लाइंसेस, जितने भी 12 पैरामीटर, एक ये कहते हैं ना कंप्लीट आदमी को सक्सेस के लिए चाहिए, जिसमें पर्सनल हेल्थ भी आ गई, पर्सनल फाइनेंस भी आ गया, सब कुछ आ गया, उस पर हम डायग्नोसिस करते हैं। तो ये 6 एरिया 7 एरिया तेरे वीक हैं, इस पर काम करो। फिर उस पर 7 पे हमने प्रोग्राम बनाया है, फिर वो प्रोग्राम देते हैं, उस प्रोग्राम पे वो काम करते हैं, फिर आओ टेस्ट लो, अब कितनी इंप्रूवमेंट हुई। इट्स द प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट, कि उसका प्रॉपर एक मेडिकल की तरह डायग्नोज होता है, तो भाई बीमारी क्या है, सीधा पेट नहीं खोल देंगे उठा के कि खोलो अंदर क्या है, तो भाई डायग्नोज की बीमारी कहाँ है, किधर प्रॉब्लम है इसका। बढ़िया। और उसमें से जब हम वो टेस्ट लेते हैं तो 90% लोगों का स्टेटमेंट ये होता है कि हम 10 साल से घास खोद रहे थे, धंधा तो किया ही नहीं हमने। आज समझ में आया कि हमें ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करनी है, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अगर कोई बिजनेस ओनर चालू SME बिजनेस ओनर है, वो चालू करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका विजन होना चाहिए, क्या गोल है, क्यों बिजनेस कर रहा है। खाली वो पर्सनल लाइफ, पर्सनल टाइम मैनेज करना या बिजनेस मैनेज करना खाली नहीं होना चाहिए, कोई एक विजन होना चाहिए। हमने IPO की एक बात छेड़ी, लेकिन बाद में हमने उस पर ज़्यादा बात की नहीं। आज अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिज़नेस है, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार मुझे भी IPO में लेके जाना है, तो एज अ बिज़नेस ओनर मेरे लिए तो ये डर है मन में कि नहीं यार वो सेबी क्या होगा, कैसे होगा, क्या नॉर्म्स होंगे। मैं चाहता हूँ सर, आपने इतने लोगों को गाइड किया है, मुझे एक सिंपल आम भाषा में समझाइए कि अगर मैं अपने बिज़नेस का IPO लाना चाहूँ तो क्या मैं ला सकता हूँ कि नहीं, ये मैं कैसे चेक करूँ, और मुझे उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी? IPO हर कोई ला सकता है एक स्टेज पे जाके, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट आज की तारीख में है कि आपका 3 करोड़ पैट होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उस लेवल तक आना। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड होगी तो लिमिटेड हो जाएगी, प्रोप्राइटर है तो लिमिटेड हो जाएगी, फिर 1 साल का कूलिंग है, पर 3 साल पुरानी होनी चाहिए। तो 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। देखिए आज आपको मैं बोलूँ विरल ये 1 करोड़ रुपया
तुम्हारा कोई 3 कंपनियों में लगाना है, आप क्या क्या देखोगे? मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस स्केलेबल है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी में तो वही देखेंगे। बराबर है। तो आपको अपनी कंपनी में वो गुण लाने, तो आप लायक बनोगे आईपीओ के। तो ये गुण ले आओ जहाँ इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो कि ये कंपनी बढ़ सकती है, आज 50 करोड़ पे 500 5,000 हो सकती है, ये प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैनेजमेंट क्वालिटी ईमानदार है, पीछे से चोर और ठग नहीं है, रिकॉर्ड ठीक है, क्लियर है इन लोग का, प्रोग्रेसिव है, बड़ा सोचने वाले हैं, टैक्सेस की चोरी नहीं करते, कंप्लाइंसेस और गवर्नेंस पूरी है, ट्रांसपेरेंसी है, एक बिहेवियर है पब्लिक कंपनी जैसा कि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो उसकी जिम्मेवारी तो नहीं, ये पैसा लिया कल गाड़ी ले आ जाके मर्सिडीज। तो वो एक बिहेवियर और गवर्नेंस जब ये लोग सीख जाते हैं तो एक कंपनी एक अच्छे आईपीओ के लायक बनती है, फिर दैट कंपनी इज अनस्टॉपेबल। देखिए 2 करोड़ 38 लाख का आईपीओ आया था धीरू भाई अंबानी का, आज 21 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है। जो लोग मेरे से सवाल करते हैं ना आईपीओ लाना चाहिए ना लाना चाहिए, मैं कहा डूब मरो जाके चुल्लू भर पानी में। धीरू भाई अंबानी 2.25 करोड़ का आईपीओ ला के 21 लाख करोड़ कंपनी बना के बैठा है यार, वो आईपीओ के बगैर पॉसिबल थी। तो तुम बैठे सोच रहे हो आईपीओ लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, लाना ही चाहिए। आज तुम्हारा शेयर एक कागज़ है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मान लो उसमें 1 लाख शेयर है, वो 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर कागज ही तो हैं, बराबर है, कोई वैल्यू नहीं उनकी। आप लिस्ट हो गए, वो कागज़ की वैल्यू निकल आई। आप 500 रुपये का नोट उठाइए, उस पर लिखा है रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन है, मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। वो ना लिखा हो कागज़ की वैल्यू ही कुछ नहीं। आपका शेयर 500 का हो सकता है, हो सकता है, आपको कोई गारंटी देनी है नहीं। तो आप तो गवर्नर से ज़्यादा स्मार्ट हो गए, अपने शेयर को करेंसी बना ली। फिर लोग पूछते हैं आईपीओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई करेंसी इशू कर रहे हो तुम बैठे हुए, और अपने कागज़ को करेंसी बना रहे हो और कह रहे हो आईपीओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना ही चाहिए। और अगर कुछ कंप्लाइंसेज हैं तो कंप्लाइंसेज अच्छी हैं, हमें भले के लिए बनी है यार। कंप्लाइंसेज इज अ गुड थिंग। कंप्लाइंस ना करके देखो, जीएसटी ना भरो, रिपोर्ट 6 महीने में बंद हो जाएगा सब अकाउंट, जेल चले जाओगे। कंप्लाइंस तो अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। ट्रू ट्रू सो ट्रू। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, कंप्लाइंस अच्छी चीज़ है। अभी खाली थोड़ा इसमें ही और डिटेल में जाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और ध्यान देनी चाहिए। मतलब एक तो पैट हो गया, आपने बताया कि भाई 3 साल का आपका बिजनेस होना चाहिए, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। क्या बिजनेस की कैटेगरी में भी कुछ होता है? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग छोड़ के तकरीबन सारे बिजनेस। ओके ओके। प्योर ट्रेडिंग में ये चीज़ यहाँ से ली यहाँ बेच दी, उसको पब्लिक पसंद नहीं करती, इन्वेस्टर पसंद नहीं करते। आपका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। कपड़ा ले रहे हो, उसका गारमेंट बना के बेच रहे हो, या सामान चाइना से मंगा रहे हो, अपना ब्रांड लगा के बेच रहे हो, कुछ तो वैल्यू एडिशन कर रहे हो। बराबर। तो उसके अलावा बाकी तकरीबन सब एलिजिबल है। बट मेन चीज़ है टैक्स की चोरी छोड़ दो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, एमएसएमई टैक्स की चोरी करता भारी। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। और ये बता दो, 1 करोड़ की चोरी करते हो, 100 करोड़ का नुकसान करते हो। कैसे? देखिए 1 करोड़ की टैक्स की चोरी करने के लिए 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखाओगे, यस, तभी तो 1 करोड़ बचेगा बैलेंस शीट से। मतलब 5 करोड़ का प्रॉफिट है, कहो 2 दिखाते हैं, 3 साइड कर देते हैं, 1 करोड़ बचा लिया। अब वो 3 करोड़ के ऊपर आपको आज एसएमई एक्सचेंज में 15 गुना वैल्यू मिलता है, 45 करोड़। और 3 साल बाद आप मेन बोर्ड पे जाते हो, आपको 30 गुना मिलता है। नॉर्मल बता रहा हूँ, एवरेज काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का तकरीबन वहाँ जाके दुगना हो जाता है। कितना हो गया जी? 45 90 हो गया, किसी का 40 भी हो गया। बचाया 1 करोड़, नुकसान किया 100 करोड़। लॉन्ग टर्म खाली विजन होना चाहिए। और फिर देश का नुकसान कर रहे हो। चारों तरफ दुश्मन पाकिस्तान घिरे बैठे हैं हमारे। भाई टैक्स दोगे तभी तो टैंक खरीदेगी सरकार, जहाज खरीदेगी, देश को बचा के जो आराम से बैठ पा रहे, सो पा रहे, क्योंकि हमारी फौजें हैं, करेक्ट, बॉर्डर पे लड़ रही हैं, इक्विप्ड हैं हमारे। आज हिम्मत नहीं करता ना हमारा पड़ोसी देश कि घर में घुस के मारेंगे। धुरंधर में और चल क्या रहा है? यही चल रहा है। ट्रू। क्या आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमें खतरा नहीं है, हमारे ऊपर कोई टेररिस्ट हमला होगा, साला घर में घुस के मारेंगे? तो ये टैक्स से ही तो आना है, और कहाँ से आएगा ये सब? सड़कें बन रही, हाईवे बन रहे, 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाते, दिल्ली से। दिल्ली बॉम्बे सारा ये हाईवे बन रहे बड़े बड़े, ये सब टैक्स से ही तो आ रहे हैं यार। टैक्सी चोरी, अच्छा अपने लिए ही कर लो यार, अपना 100 करोड़ बचा लो। देश का तो चलो नुकसान फायदा बाद में होगा, अपना ही फायदा कर लो टैक्स दे के। कोई नहीं कर रहे लोग, क्योंकि बताया नहीं किसी ने।
इस तरीके से तो किसी ने नहीं नहीं बताया। बताया। नॉर्मली अगर कोई भी पेन के बारे में बात करेंगे कि नहीं यार टैक्स बचाना है, मतलब कैश का वाइट में कर दो तो एटलीस्ट 18% जो जाएगा और क्या जाएगा गवर्नमेंट को मिलेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि हाँ यार वो 1 करोड़ का 15 गुना आपको मिलता है SME IPO में, और वही जाके 90 करोड़ तक आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो ये तरीके से अगर आग लगा चुका हूँ मैं देश में। मैं समझता हूँ आज की तारीख में मैं सरकार को मेरे इन वीडियो से कम 1000 करोड़ का टैक्स फालतू मिल चुका होगा। और जो मेरा 500 IPO का विजन है उसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है कि 50,000 करोड़ में एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू होगा हमारी सरकार को। 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब, 2.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिएट होगा। सो ट्रू सर। इस तरीके का विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की सोच होना सच में, मतलब आपका एक्सपीरियंस दिखता है। भाई आप सुबह उठो तो आप पे जोश क्या एनर्जी लाएगा, चीज़ कोई बड़ा विजन ही लाएगा ना। करेक्ट। कि मुझे ये करना है, उसलिए देन यू विल लर्न, यू विल कीप योर सेल्फ फिट। मैं 69 साल का हूँ, 3 दिन स्टेज पे खड़ा रहता हूँ। तो ये एनर्जी इतने बड़े विजन से ही आती है ना। हमें थोड़ा की ज़रूरत है, रिटायर हो गए, बोनस के साल जी रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग 60 की बाद। तो बीमार पड़ के मर जाते 70-75 में यार। अपन सोच रहे हैं कि 100 साल कैसे दिए। यस अच्छे कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं, डाइट रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनर ले रहे हैं कि 100 साल दिए भी बहुत कुछ करना है यार, 500 IPO लाने। ट्रू। नहीं, बहुत बहुत शानदार सर। आपसे सच में बात करके बहुत मज़ा आया। मुझे तो पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, एंड आई एम वेरी श्योर जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। मुझे नीचे कमेंट में बताना सबसे बेस्ट लर्निंग क्या है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। और अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं फिर से सर को बुलाऊँ, सर जो कि मेरी तो इच्छा है ही आपसे बहुत 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 ज़्यादा बातें करने की, तो हम पार्ट 2 तो पक्का करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले कमेंट में अगर आपको कोई भी बात सर की ऐसी कनेक्ट कर रही है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे और भी सीखनी है सर के साथ, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा और बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे मैं सर के साथ बात करूँ। सर बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके। हम फिर से एक बार मिलेंगे और भी नए टॉपिक के बारे में। जितने भी लोगों की कमेंट्स आ रही है, जो बिज़नेस ओनर्स के प्रॉब्लम है, कैसे बिज़नेस चालू करना, मेंटेन करना, ग्रो करना, IPO लेके आना, ऐसे तमाम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं सर, पक्का। मैं हर महीने बॉम्बे आता हूँ, तो 100%। जब भी आप कहेंगे तो फिर हम इसका हर महीने का सीरीज बना देंगे अलग अलग टॉपिक। अपने आप में पूरा MBA हो जाएगा ये लोगों के लिए। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। सर मुझे तजुर्बा के बारे में जानना है, क्योंकि मैं यहाँ पर मुंबई में हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सुना है। मुझे थोड़ा सा वो आपके बताइए वो कंपनी के बारे में, क्या करते हैं, कैसे तजुर्बा हमारे कई रेवेन्यू वर्टिकल्स हैं जिसमें कोचिंग और ट्रेनिंग है। एक एलीट एंटरप्रेन्योर्स क्लब है दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में। एक तजुर्बा प्योर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर छोटे बिजनेसेस के लिए आपस में नेटवर्किंग करते हैं, फोर्टनाइटली मीटिंग्स होती हैं, एक दूसरे को रेफरल देते हैं। सो IPO का वर्टिकल है हमारा तजुर्बा कैपिटल एडवाइजरी, जहाँ पे हम IPO की कंसल्टेंसी करते हैं। तो जब अबाउट 4-5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स तजुर्बा के अंदर चलती हैं, ऑल अंडर वन ब्रांड। और हम तजुर्बा के IPO की भी तैयारी करें, होपफुली यू विल सी अस नेक्स्ट ईयर। अमेजिंग। और ये तजुर्बा सच में बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर को जानता हूँ यहाँ पर मुंबई में। तमाम लोगों से मैं बात करता हूँ कि भाई कौन से नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्या, कैसे आप करते हो, कैसे लोगों को मिलते हो, तो ज़्यादातर लोग तजुर्बा को प्रेफर करते हैं। और इतने सारे लोग, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप बिज़नेस ओनर्स को मिलवाते हो, एक दूसरे के साथ बात करवाते हो, एक एज अ फ्रेंड वो लोग एन्जॉय करते हैं, तब जाके एक फैमिली बन जाता है। करेक्ट। नहीं, ये सच में बहुत बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बात करनी है सर। अगर लेट से हमारे व्यूअर में से कोई भी अगर आपके साथ जुड़ना चाहे, आपके प्रोग्राम अटेंड करना चाहे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे करते, क्या करते और कैसे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मेरा हर संडे एक 3 घंटे का प्रोग्राम चलता है जिसमें बेसिक जो हम करते हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। 15-15 मिनट के जितने हमने सेक्शन बात किए सेल्स मार्केटिंग, तो एवरी संडे इट हैपन्स ऑन जूम 10 से 1 बजे तक। उसके बाद महीने में एक बार 3 दिन का प्रोग्राम होता है। ये पहला वाला 99 रुपीज़ का होता है। फिर 3 दिन का प्रोग्राम होता है जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, जिसको हम बोलते हैं जैम, ग्रोथ इंजन मास्टरी, जिसमें फिर अगेन A to Z IPO तक हम अच्छी तरह डिटेल में 3 दिन लाइव बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के साथ, ऐसा क्लासरूम सेटिंग के साथ होता है, ऐसा नहीं वन वे कम्युनिकेशन। तो वो फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा सुबह 10 से 7 चलता है। उसके बाद जो लोग और अपग्रेड करना चाहते हैं कि हमें और आपके साथ आगे चलना है, तो हमारा एक 4-4 लाख का प्रोग्राम है साल भर का, जिसको हम बोलते हैं बिल्ड टू स्केल। वो करते हैं। उसके बाद उनमें से छठ के लोग IPO के लिए आते हैं, वो फिर अगले 2-4 साल चलते हैं हमारे साथ।
फिर आईपीओ के बाद चलना है, क्योंकि आईपीओ पे गाड़ी रुकती थोड़ी है। Correct, फिर तो 4-5 और फॉलोअप ज़्यादा आईपीओ ज़रूरत आते हैं। तो ऐसे पूरा एक सिस्टम चलता रहता है, इको सिस्टम है जहाँ लोग जुड़ते रहते हैं। अमेजिंग। फिर उनमें से कई लोग एलीट क्लब में आते हैं, हमें फिजिकल मिलना है जी, तो वो एलीट क्लब के मेंबर बन जाते हैं। सो वी क्रिएटेड एंटायर इको सिस्टम मॉडल है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट एंड रिकमेंड यू ऑल कि अगर आपको भी सर के पास कुछ भी चीज़ें सीखनी है, बिजनेस को स्टार्ट करना, ग्रो करना, आईपीओ तक लेके जाना, कोई भी लेवल पे आपको हेल्प चाहिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सर के लिंक्स दे देता हूँ, आप क्लिक करके उनका प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा। अगले संडे को 10 से 1 में है और स्पेशली हमारे लोगों के लिए खास वहाँ पर ट्रीटमेंट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत सारी चीज़ें सर सीखने मिली। थैंक यू।